झिलमिल के सरकारी स्कूल के बच्चे हुए बीमार। मिड डे मील खाने से बच्चे पड़े बीमार। विधायक एसके बग्गा ने सख्त कार्रवाई की मांग। मयूर विहार पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्यारा। आरोपी ने युवक पर किया था चाकू से हमला। पुलिस के हाथ लगा मामले का सीसीटीवी। आरोपी के 6 साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने महसूस किए झटके। 30 सेकंड तक हिली धरती। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली और यूपी पुलिस ने किया ज्वाइंट फ्लैग मार्च। अप्सरा बॉर्डर से शुरू किया गया फ्लैग मार्च। पूर्वी दिल्ली की सड़कें कब बदलेंगी मिजाज। लीला होटल के क्रॉसिंग से बनी रोड नहीं हुई तैयार। विधायक ओपी शर्मा ने कसा दिल्ली सरकार पर तंज। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। झिलमिल के सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से करीब 1 दर्जन बच्चे बीमार पड़ गए हैं। बच्चों को हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इमरजेंसी में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हर रोज की तरह सुबह मिड डे मील आया था, जिसे बच्चों में बांटा गया। बच्चों का कहना है कि चावल में बदबू आ रही थी, जिसके बाद खाना खाया तो उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई। साथ ही आपको बता दें कि जितने बच्चों ने खाना खाया था, उनमें से कई की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन काफी देर तक पेरेंट्स को घटना की सूचना नहीं दी गई। हालांकि बाद में उन्हें स्कूल पहुंचकर इसके बारे में पता चला। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कृष्णानगर के विधायक एसके बग्गा और हेडगेवार अस्पताल के एमएस मौके पर पहुंचे और बच्चों से मिले। विधायक एसके बग्गा ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि बच्चों का इलाज चल रहा है। अगर हालत सही रही तो कल तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नहीं, बच्चा छुट्टी होने से पहले मैं चली गई थी। जैसे गली में हल्ला मचा ना, भी ऐसे बच्चे खाने खा के बेहोश हो गए हैं, ऐसे बीमार हो रहे हैं, नहीं आया फ़ोन। तो मैं भी हल्ला सुन के मैं भी चली कि मैं भी पता करूं। मैं 2 बच्चे ठीक थे, 2 लड़की हैं। वो भी कह रही हमने खाना खाया था, कोड़ा कोड़ा मुंह हो रहा। अभी बीच वाली लड़की है, वो बेहोश होकर गिर गई है। फूड में पॉइजनिंग तो मतलब कुछ गंदा पदार्थ है, मिड डे मील है बिल्कुल। और ये कह रहे हैं स्कूल वाले कह रहे हमने भी खाया था, इन्होंने खाया था, ये क्यों नहीं पड़े हुए? खाते ही नहीं है, ये खिलाते बच्चों को हैं और बच्चे सारे बीमार पड़ जाते हैं। फ़ोन आया था मेरे पास 12:30 बजे आया। मैम बताओ बच्चे को, हाँ ये दाल चावल खाई है, उसके बाद इन्होंने पता नहीं क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ, को बदबू आने लगी। तो मैंने थोड़े साइड रख दिया। मैंने बोला चलो मैं घर पे जाके फेंक दूंगी उसे। तो मेरे को फेंकने के लिए मैंने बैग में रख दिया, तो उससे ज़्यादा मेरे पेट में दर्द होने लगा और ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैंने खाया नहीं। फिर उससे मैं बेहोश हो गई। मैं ज़्यादा उल्टी चक्कर वगैरह आ गए। मैं नीचे स्कूल के बाहर वहाँ पर गिर गई थी मैं। तो इस वजह से मैंने बहुत दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं हॉस्पिटल में आई। खट्टी मीठी पूरी बदबू आ रही थी, इतनी गंदी बदबू आ रही थी। फिर हमने प्रिंसिपल मैम को वगैरह को बताया, तो तब जाके मैम ने फिर सबको बुलाया। हमने दाल चावल खाए थे, उसके बाद ना उसमें से स्मेल आने लगी। मैंने सोचा कि ये तो ऐसी वैसी होगी, चलो खा लेते। 1 चम्मच खाया, एकदम से लड़की ने बताया कि ये सड़े हुए चावल है। मैंने फेंक दिया। फिर उसके बाद एकदम से दर्द होना स्टार्ट हो गया। दाल चावल कहाँ से? घर से लाए थे? स्कूल से। हमने नहीं खाया। पहले हमने टेस्ट लिया था कि सही है या नहीं, फिर हमारी तबीयत तुरंत ख़राब हो गया था। सर देखिएगा, मेरी एमए से बात हुई सुबह, जैसे पता लगा मेरे को 9 बच्चे एडमिट हैं यहाँ पे। पोजीशन ठीक है बच्चों की, आप देख भी रहे हैं, बच्चे हंस रहे थे नीचे, देखा आपने। तो जो भी खाना जिस कंपनी ने दिया है उसकी भी जांच होगी और बच्चे स्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई होता है शाम तक छुट्टी भी कर दें इनको। अभी टेस्ट चल रहे हैं, इनका सैंपल ले लिया है, 2 बच्चों का सैंपल ले लिया है। कुछ छोटे बच्चे, इनका हम सैंपल ले पाने में मुश्किल है, क्योंकि इनमें राइस ट्यूब नहीं डलवाने में काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है। तो 2 का सैंपल ले लिया मेडिसिन वार्ड में, और टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा। मोस्ट लाइकली फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कंडीशन कैसी है? कंडीशन सबकी स्टेबल है, आपने खुद ही देखा होगा, सबकी स्टेबल है। किसी के
फिलहाल जो मामला दिखने में आया है वो है झिलमिल के अविनाश चड्ढा स्कूल का, जहां पे तकरीबन 9 बच्चों ने खाना खाया मिड डे मील का और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद स्कूल की तरफ से बच्चों को हेडगेवार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मेरे साथ यहाँ पे जो बच्चे आप देख सकते हैं, एक ही कमरे में यहाँ पे तकरीबन 6-7 बच्चे यहाँ पे एडमिट है और कुछ बच्चे नीचे इमरजेंसी वार्ड में रखे गए। उनकी शायद कंडीशन अभी क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन बच्चों की जो हालत आप देख सकते हैं, बच्चे को चेहरे एकदम उतरे हुए उदास है। बच्चों ने बताया कि उनको खाना जो दिया गया था उसमें बदबू आ रही थी। सभी बच्चों के हाथों में कैनुला लगा गया कि उनको वॉमिट करवाई गई है ताकि जो भी खाना उनके पेट में है उसको निकाल के सही किया जाए, उनकी तबीयत ठीक हो सके। पेरेंट्स का कुछ का कहना है कि उनको जानकारी समय पर नहीं दी गई, लेट उनको जानकारी दी गई, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चल पाया। कई पेरेंट्स को तो छुट्टी के समय पता चला है कि बच्चे घर नहीं पहुंच पाए हैं और उनको जानकारी नहीं मिल पाई है। एमएस का कहना है कि बच्चों की कंडीशन स्टेबल बनी हुई है और जल्दी शाम तक उनको शायद डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि मिड डे मील ऐसी खाना है जो कि हर बच्चा खाता है, गरीब वर्ग के सभी बच्चे खाते हैं, लेकिन उसमें लगातार बार बार लापरवाही देखने को मिलती है। तो इस पर क्या सख्त एक्शन किया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रविंद्र उर्फ बबलू पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश की पहचान शाहरुख के रूप में हुई है। इस पर लूट समेत कई धाराओं में 11 आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस इसके 6 साथियों की तलाश कर रही है। साथ ही डीसीपी अमृता ने भी बताया कि आरोपी गीता कॉलोनी के रानी गार्डन में रहता है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शुक्रवार रात त्रिलोकपुरी में 22 ब्लॉक स्थित सेंट्रल मार्केट के पास युवक पर चाकू से कई वार किए गए हैं। वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें 7 लोग दिखाई दे रहे। पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसे धर दबोच लिया। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप दोपहर 2:28 पर आया। इसकी तीव्रता 5.8 थी। भूकंप का केंद्र नेपाल में जमीन के 10 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। दिल्ली में भूकंप के झटके तो इतने तेज थे कि घरों दफ्तरों में लोगों ने इन्हें महसूस किया। हालांकि अभी तक जान मान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जस्ट मैं अभी ऑफिस में बैठा था, मतलब अपना काम करके, तो एकदम से ही रिसेंटली मैंने एकदम से फैन पे मेरा फोकस गया तो एकदम से वो हिल रहा था। तो काफ़ी देर तक मैंने रियलाइज़ करा, फिर मैं जस्ट रिसेंटली एकदम से ही बाहर निकला ऑफिस के, तो बाहर जाके पता चला लोगों से कि हाँ भूकंप आया था। लगभग 10-12 सेकंड तक मेरे को महसूस हुआ। जब जाके मैंने बाहर गया तो कैसा लगा, मतलब एकदम से डर सा गया था, क्या हो गया ये। तो तुरंत मैं भाग के बाहर गया खाली स्पेस ढूंढने के लिए, तो बाहर लोगों से पता चला कि अभी भूकंप आया था। अचानक से भूकंप के झटके महसूस हुए। हमने बाहर जाकर देखा तो लोग काफ़ी बाहर आए हुए थे, कुछ लोग छतों पर खड़े हुए थे। काफ़ी दहशत का माहौल था और लोगों को छतों पर नहीं खड़ा होना चाहिए। मेरे हिसाब से भूकंप आ रहा है तो नीचे जाकर किसी सेफ खुले एरिया में चले जाना। आज दोपहर को जब मैं अपने घरेलू कामों में व्यस्त थी तो मैंने देखा कि अचानक से जमीन हिलने लगी। मुझे आभास हुआ कि भूकंप आया है। मैंने तुरंत सब काम छोड़कर अपने परिवार के साथ नीचे सुरक्षित स्थान पर चली गई। राजधानी दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस की परेड के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी के मद्देनजर पुलिस हर तरफ निगरानी कर रही। 26 जनवरी के मौके पर कोई भी घटना न घटे, इसको लेकर 2 स्टेट की पुलिस जो है फ्लैग मार्च कर रही है और इसी के चलते दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने ज्वाइंट फ्लैग मार्च भी निकाला। ये फ्लैग मार्च अप्सरा बॉर्डर से शुरू किया गया और साथ ही जिस पर संदेह हो रहा है उससे पूछताछ भी की जा रही है। हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही और हर तमाम तरह के जो सिक्योरिटी पॉइंट्स पर भी चेकिंग की जा रही है। और इसी कड़ी में डीसीपी संजय कुमार सेन ने भी बताया कि बॉर्डर पर सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूपी का बॉर्डर लगता है। इसमें यूपी की गाड़ियां दिल्ली में आगमन करती हैं और उनको बिना चेकिंग के हम दिल्ली में प्रवेश नहीं होने देते। ऐसे में सारी गतिविधियों पर दिल्ली पुलिस ने पैनी नजर बनाई हुई है। देश का सबसे बड़ा त्योहार गणतंत्र दिवस अच्छे से मनाया जा रहा, इसी को लेकर तमाम पुलिस बॉर्डर सिक्योरिटी पर तैनात हैं और दिल्ली पुलिस समय समय पर चेकिंग अभियान भी लगातार जारी है। आपको मालूम है कि इस जिले में बॉर्डर अरेंजमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है रिपब्लिक डे अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 3 लेयर में हमारा अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस में रहता है, जिसे पूरी तरह से पुख्ता रखा गया है। पूरी टीम नॉर्थ ईस्ट इस बात को लेकर मुस्तैद है कि ये अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। थैंक यू। मॉक ड्रिल बेसिकली पुलिस टीम के साथ साथ वहाँ की आवाम को जागरूक करने के हिसाब से होती है कि कभी भी ऐसी घटना हो तो उस समय किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है।
यूरोपियन सड़कों की तर्ज पर दिल्ली की जिन 16 सड़कों का रेनोवेशन किया जा रहा, उसमें से कई सड़कों का काम पूरा हो चुका है। इन सड़कों की लिस्ट में दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेच NSP से रिठाला मेट्रो स्टेशन तक स्थित नंबर 41 का है। वहीं अफसरों के अनुसार मायापुरी से मोती बाग क्रॉसिंग तक रिंग रोड के करीब 8.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर रेनोवेशन किया गया। वहीं पूर्वी दिल्ली में विकास मार्ग और लीला होटल के क्रॉसिंग से बनी रोड पर भी काम चल रहा और ऐसे में ये रोड कब तक तैयार होंगी, इसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने ग्राउंड पर पहुंचे और स्थानीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा से बातचीत की। तो उन्होंने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये काम 2-2.5 साल से चल रहा है, सौंदर्यीकरण के नाम पर घोटाला हो रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, साथ ही प्रदूषण की समस्या भी बनी हुई है। दिल्ली के विकास मार्ग पर सौंदर्यीकरण के नाम पर जो घोटाला हो रहा है उसको मैंने दिल्ली विधानसभा में भी उठाया। पिछले 2-2.5 साल से काम चल रहा है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़क को जो उसकी उपयोगिता है उसको आपने शॉर्ट कर दिया है, जिससे कि जो बाई रोड है, जो साइड लाइन है, दुकानों के आगे की जो जगह है उसको नैरो कर दिया है, जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष है, लोगों के आवागमन में भी दिक्कत है। तो ये सौंदर्यीकरण के नाम पर जो चीज़ हो रही हैं, दिल्ली सरकार को इनसे बाज आना चाहिए। सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए, लेकिन सौंदर्यीकरण इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि वहाँ के रेजिडेंट और जो लोग उस सड़क का उपयोग कर रहे हैं उनको उससे परेशानी ना हो और समयबद्ध सीमा पर काम पूरा होना चाहिए। गणतंत्र दिवस को लेकर जहां एक ओर राजपथ पर परेड की रिहर्सल चल रही, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर तिरंगे भी बिकने शुरू हो चुके हैं। तो वहीं दुकानदारों का कहना है कि अभी खरीदारी नहीं हो रही, लेकिन उम्मीद है कि 26 जनवरी तक की खरीदारी होगी। और वहीं लोगों का कहना है कि तिरंगे काफी महंगे लग रहे हैं, इसकी वजह से वो खरीद नहीं रहे। तिरंगे बेच रहे हैं, बिल्ले हैं, ब्रेसलेट है, कार। हाँ, लोग आ रहे हैं खरीदने की नहीं? हाँ, आ रहे हैं, इक्का दुक्का आ रहे हैं, खास नहीं आ रहे हैं। हाँ, 26 जनवरी के लिए लगा ये दुकान। अच्छा, लोग पूछ ज्यादा रहे हैं या फिर खरीद भी रहे हैं? पूछ ज्यादा रहे, खरीद कम रहे हैं। 26 जनवरी को ज्यादा खरीदेंगे, कल और परसों। महंगा है इसीलिए कोई खरीद नहीं रहा है। इसमें क्या बचता है, 10-20 रुपए बचते हैं और कुछ नहीं। स्कूल में झंडा फहराते हैं और बहुत सी दुनिया झंडा भी लेती है और हम खुशी बनाते हैं। हाँ, 100 को तो बता रही है। तो क्या लग रहा है, महंगा लग रहा है? महंगा, बिल्कुल महंगा लग रहा है। अच्छा, खरीदोगे नहीं आप? खरीदेंगे, इतना महंगा कैसे खरीदेंगे बताओ? सस्ता खरीदोगे? हाँ, सस्ता खरीदेंगे। क्या करोगे लेकर के इसको? गाड़ी में लगाएंगे। दुकान लगाई, रेट ही मांगते हैं। किस चीज की दुकान लगाई आप? झंडों की लगा रखी है। लगाइए तो कुछ काम वाम निकल जाए, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कोई आ रहा है पूछने के लिए? पूछ नहीं आ रहे, को लेने तो आ नहीं रहे। पहली बार लगाई है, क्या पता बढ़े ना बढ़े। बड़े वाला 150 रुपए का भी है, 100 रुपए का भी है, लेकिन ये लोग तो 50-60 लगा रहे हैं। अब कम से कम एक पे 10-15 रुपए तो बचने चाहिए। अब इतनी ठंड में बैठे अपना घर का काम छोड़ के, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्या करें बेटा, गरीब आदमी है, रोड के ऊपर बैठे झंडे ले गए। 10-5 रुपए बचते हैं, घर का काम छोड़ के यहाँ बैठे लोग हैं हम, तो क्या करें, गरीब आदमी हैं। कितने दिन से दुकान लगाई आपने? आज ही लगाई है बेटा, पहली दफा। क्या बेच रहे हो झंडे के अलावा? ये झंडे बेचते हैं, हाँ, तिरंगे बेचते हैं, घर पे अपना लोहे का काम बेच करते हैं। लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए? आ रहे अभी तो कुछ नहीं आया, ये 10-5 रुपए का भी क्या, उसका चाय पानी पी लिया बेटा। तो वहीं नर्सरी एडमिशन के लिए पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसके बाद से लगातार पेरेंट्स का स्कूल में आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में पेरेंट्स का कहना है कि पहली लिस्ट के बाद से हम लोग आ रहे हैं, आने जाने में कई दिक्कतें सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ भी जानकारी लेनी हो तो स्कूल ही आना पड़ता है। फीस की जानकारी लेनी हो या फिर कोई भी जानकारी लेनी हो, सभी जानकारियां स्कूल आकर आसानी से मिल रही हैं। लेकिन वहीं कुछ पेरेंट्स फर्स्ट लिस्ट में नाम ना आने से काफ़ी परेशान भी नजर आ रहे। नहीं, बच्चे का नाम तो नहीं है उसमें, हो सकता है पॉइंट्स में कमी रह गई हो, दूर है थोड़ा, उस वजह से ना आया हो। ये तो पता नहीं मैडम कितने पे, 70-80 तो होंगे इनके। स्कूल में आके मिल रही है जानकारी। नहीं, सेकंड की तो उम्मीद ही नहीं है, फर्स्ट में ही पूरा हो जाएगा। हाँ, कई स्कूलों में भरे मैडम। वहाँ पर आया एक स्कूल में आया है, सेंट जोसेफ में, हमारे बराबर में स्कूल है, वहाँ आया है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पैटर्न पे चल रहे हैं फॉर्म। साइट पे सब कुछ जानकारी मिल पा रही है? साइट पे प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं है।
फिर भी कुछ भी स्कूल से इंफॉर्मेशन लेते हैं। मतलब एग्जैक्ट फीस वगैरह स्ट्रक्चर क्या है वो पता नहीं चल पा रहा। अभी डायरेक्ट एडमिशन नहीं लिया, अभी फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, उसके बाद में मॉक टेस्ट होगा। थोड़ी तो है ही है, वो तो है ही, चांस तो रहते हैं। बाकी स्कूल्स में भी है, देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं, अगर हो जाता है तो। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही। वो तो देखिए फेयर ही कराए इन्होंने कि भाई कूपन निकाले गए थे, जो भी नेम्स आए विड्रॉ हुए, ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिशन्स में। वो तो हर साल का प्रोसेस ही है, ये चीज़ तो चलती ही रहती है। एक्चुअली मैम जैसे ड्रॉ होता है ना, ड्रॉ में जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स अवेलेबल होते हैं उनका तो नंबर ये लेते ही हैं, और जो अवेलेबल नहीं है ना उनका भी स्लिप डाल देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अवेलेबिलिटी देखनी चाहिए ना, एट अ टाइम जितने प्रेजेंट है सिर्फ उन्हें ही बुलाना चाहिए और उनका ही स्लिप डालनी चाहिए। जो नॉट, हाँ जी, अभी लिस्ट में नाम आ गया, ड्रॉ में सिलेक्ट हो गई है बेटी मेरी। एडमिशन को लेकर कुछ दिक्कत हो रही है? मैम वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मैम वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खाने की वजह से जिन लोगों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें से एक है हार्ट अटैक। आपको बता दें कि आमतौर पर दिल की बीमारियों को उम्र बढ़ने के साथ तो होने वाली समस्या माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कम उम्र के लोग भी इस गंभीर बीमारी का तेजी से शिकार हो रहे हैं। इसी संबंध में डॉक्टर वीके मोगा और डॉक्टर गौतम ने तेजी से बढ़ रही इस बीमारी के कारण भी बताए। देखिए आप। साथियों नमस्कार। आपने देखा होगा आज की तारीख में व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या कई जगह पर ये देखने में आता है कि पिछले कुछ महीनों में सडन यंग डेथ्स, कोई जिम में जा रहा है, कोई शादी में पार्टी के अंदर डांस कर रहा है या नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, एकदम सडन डेथ हो रही है और यंग इंडिविजुअल्स की हो रही है। उस वक्त भी जब हम बात करते थे तो कई बीमारियां हार्ट के ऊपर सोजन आना, हार्ट के ऊपर डिफरेंट जो कॉम्प्लिकेशंस होना, उसके बारे में बात करते थे। तो आज जब हम उसी को ट्रेस करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं, तो ये लग रहा है कि जो सडन कार्डियक अरेस्ट उसका नाम दिया गया है, जो कि एकदम व्यक्ति गिरता और मर जाता है। सडन कार्डियक अरेस्ट जो है वो प्रोबेबली कार्डियक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को मिलाकर बना। और कार्डियक के अंदर अगर हम इसका पूरा का पूरा एनालाइज करें तो हार्ट के इश्यूज के ऊपर तो कई प्रकार की बीमारियां ये कोविड छोड़कर जा रहा है। इंडिया के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ यंग पीपल है। दूसरा, इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड का। इसका मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ इंडिया में ही पाए जाते हैं। और इंडिया के अंदर ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने जो है वो पैर पसार रहा है। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होने के साथ साथ इंडिया का जो युवा है उसकी डाइट इस प्रकार की है जिससे मिल के ये हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हार्ट अटैक के बारे में एक नई रिसर्च आजकल जो है वो पता चली है, जिसमें पता ये चलता है कि जो लोगों को हार्ट अटैक आता है उनकी अगली जनरेशन को, यानी उनके बच्चों को 5 साल जल्दी हार्ट अटैक आने की समस्या हो सकती है। तो जिस हिसाब से हमारी पिछली जनरेशन के अंदर हार्ट अटैक 65 से 70 साल की उम्र में आता था, आज हम ये देखते हैं कि वही जनरेशन्स के आने से आगे जो है लोगों को हार्ट अटैक 55 से 40-45 साल की उम्र के अंदर आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो गंभीर विषय है। माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार बसंत पंचमी का पर्व 26 जनवरी 2023 को मनाया जा रहा। बसंत पंचमी को बहुत सी जगहों पर श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन संगीत और ज्ञान की देवी की पूजा करनी चाहिए। इसी संबंध में ज्योतिषाचार्य यशपाल और पंडित आदित्य ने इस बार की बसंत पंचमी का खास महत्व भी बताया है। सुनिए आप। 26 जनवरी बृहस्पतिवार को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। हमारी हिंदू संस्कृति में ये बहुत बड़ा पर्व होता है। जिन लोगों की शादियां नहीं सूझ रही होती हैं तो बसंत पंचमी के दिन अनुसूद साया होने के कारण शादियां हो जाती हैं। विशेष कारोबार आरंभ करना है, कोई फैक्ट्री लगानी, कोई उद्योग आरंभ करना है तो बसंत पंचमी के दिन आरंभ करें तो बहुत अच्छा रहता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। वो सफेद कमल के ऊपर विराजती हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इस बार जो बसंत पंचमी है 26 जनवरी की है और ये विशेष संयोग है इस बार
क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन बसंत पंचमी पड़ रही है। बृहस्पतिवार बृहस्पति देव का है, गुरुदेव का, और इससे बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि के लिए जो साधक हैं, साधना करते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, वो ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें और दिन भर इसका जाप करें और मां सरस्वती की आराधना करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।